हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं आर्टिकल्स पे। अनुच्छेद में जो अनुच्छेद से पॉलिटी के जो आर्टिकल्स पे क्वेश्चंस आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स पे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो बेसिक क्वेश्चंस हैं, बट ये ट्रिकी होते हैं और इजी। थोड़ा सा भी दिमाग लगा कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है, बट कभी कभी नेग्लिजेंस की वजह से क्वेश्चंस मिस हो जाते हैं। तो वी हैव टू बी केयर अबाउट इट। आपको ध्यान रखना होगा इन सब चीज़ों का। पहला क्वेश्चन है सॉरी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ 300 आर्टिकल्स। तो ये जब भी पुराने क्वेश्चन है बीपीएससी के, अभी रिलेवेंट नहीं है क्योंकि अभी 400 के आर्टिकल्स हो चुके हैं, 395 पे हैं। तो हाउ मेनी पार्ट्स आर्टिकल्स एंड शेड्यूल वाज देयर इन ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चंस आते रहते हैं अभी भी। तो उसमें था कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जब बना था तो उसमें 22 पार्ट थे, 395 आर्टिकल्स एंड 800 शेड्यूल्स थे, और अभी 12 शेड्यूल हो चुके हैं। और देयर वाज ओरिजिनली हाउ मेनी आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये 395। और ये भी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ये भी सर। हाँ, हाउ मेनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी वर एस्टेब्लिश्ड बाय द 1956 स्टेट रीस्ट्रक्चरिंग एक्ट, जो 1951 का 1991 का 51 का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, उसके थ्रू कितने स्टेट बनाए गए हैं। तो उसके थ्रू इसमें है 14 स्टेट, 18, 22, 21। तो इसमें पहला वाला होगा, 14 स्टेट बनाए गए थे और 6 यूटीज बनाई गई थी 1 नवंबर 1956 को। फजल अली कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसके बेसिस पे 14 स्टेट बनाया गया था और 6 यूटीज बनाई गई थी। टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स, तो ये अभी हमने पढ़ा है कि 8 शेड्यूल पहले से थे और 12 मतलब 4 बाद में ऐड किए, अभी 12 शेड्यूल हैं। यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है सॉरी। 9th शेड्यूल ऐड हुआ था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 को, रिलेटेड टू वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन। उसमें क्या था कि जो ना फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू जब 9th शेड्यूल डाला गया था, तो जब अमेंडमेंट हुआ था उसमें ये था जो भी सब्जेक्ट 9वें शेड्यूल में पढ़ जाएंगे उसमें कोर्ट को कोई हक नहीं है जुडिशियल रिव्यू का। बट अभी ऐसा है, कोर्ट ने कहा है कि नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर का जो प्रेमाइसिस है उसको अगर कोई भी कानून उसको वायलेट करता है तो कोर्ट को पूरा अधिकार है कि उसको रिव्यू करे, चाहे वो पॉइंट, चाहे वो सब्जेक्ट 19 9 शेड्यूल में ही क्यों ना हो। क्योंकि तमिलनाडु में रिजर्वेशन से रिलेटेड एक्ट बना था, उसको उन्होंने 9th शेड्यूल में डाल दिया। वो 50% से ज्यादा का रिजर्वेशन का प्रोविजन है उसमें। तभी उन्होंने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर को, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी कोई भी कानून अगर बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है तो ये जुडिशरी का राइट है कि उसको रिव्यू करे, वो क्यों ना 9th शेड्यूल में ही क्यों ना हो। और उसके बाद फिर 10th शेड्यूल डाला गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया था 1985 में। ये प्रोविजन डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। और जैसे पहले क्या होता था कि जैसे आयाराम गयाराम बहुत फेमस है, इसमें तो एंटी डिफेक्शन लॉ में एक प्रॉब्लम था कि वहां पे जैसे आज किसी और पार्टी में है, सेलेक्ट इलेक्ट होके किसी और पार्टी से आए, फिर उसके बाद दूसरे दूसरे दिन दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर लेते थे। तो इससे क्या होता था कि लाइक जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है इलेक्शन का वही, क्योंकि आप किसी और पार्टी से इलेक्ट होके आए और अब पार्लियामेंट में पहुंचने के बाद किसी और पार्टी को ज्वाइन कर ले, या पैसे के थ्रू जो है लोग पार्टी चेंज कर लेते थे। तो एक आयाराम गयाराम काफी फेमस क्रोलरी है। उसमें क्या होता था कि एक पर्सन थे हरियाणा के एमएलए थे, उन्होंने एक ही दिन में 4 पार्टीज चेंज की थी। तो काफी फेमस है ये स्लैंग आयाराम गयाराम।
उसी के बिहाफ उसी को रोकने के लिए और इलेक्शन की मतलब इलेक्शन की जो सैंक्टिटी उसको मेंटेन करने के लिए 52nd अमेंडमेंट एक्ट आया गया कि जिसमें रूल्स बनाए गए कि आप जो है ऐसे ही मतलब विदाउट रीजन आप पार्टी छोड़ नहीं सकते हो। आप मतलब एक सर्टेन प्रोविजंस बनाए गए कि आपको किस एक्ट और मतलब कोड ऑफ कंडक्ट काइंड ऑफ एसओपी है कि कोई भी एमएलए एमपी जो है कोई भी जो मेंबर्स है वो ऐसे मतलब अपने विम एंड फेंसेस पे पार्टी नहीं छोड़ सकता है। 11th शेड्यूल बनाया गया वो सेकंड 73rd अमेंडमेंट में ऐड किया गया। तो 11th शेड्यूल्स में क्या हुआ, 11 शेड्यूल्स में जो ये 73 अमेंडमेंट एक्ट के तहत पंचायत राज के प्रोविजन जोड़े गए थे। फिर 12th शेड्यूल में 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू में जोड़ा गया। उसमें क्या था, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से रिलेटेड प्रोविजन है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है 12 शेड्यूल्स। अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज 20 पार्ट। ये गलत है। There are 390 articles in the Constitution of India in all। 395 के करीब आर्टिकल्स थे और 9th, 10th and 11th and 12th schedule are added in the Constitution India by Constitution Amendment Act। ये सही है, तो केवल 3 ही सही है इसमें और सारे गलत है। इसमें भी यही लिखा गया है, ये इनकरेक्ट है क्योंकि 22 पार्ट है और 395 आर्टिकल थे कमेंसमेंट के टाइम। Parliament of India can place a particular law in 19th schedule of the Constitution of India। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि पार्लियामेंट कोई भी पर्टिकुलर लॉ 9वें शेड्यूल में डाल सकती है। फिर दूसरा है, द वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस्ड इन 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑफ। मतलब उस 9th शेड्यूल जो वैलिडिटी है उसको कैन नॉट बी, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया, कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट ऑफ एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑफ इट। तो पहला सही है क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैंने मतलब बोला बताया कि जुडिशरी को पूरा ही अधिकार है कि वो रिव्यू कर सकता है। तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि दिस शेड्यूल वाज एडेड इन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, जमींदारी एक्ट ऐड किया गया था। However, in 2007, Supreme Court ruled that the law included in schedule after 24th April 1973 are now open to judicial review। तो ये गलत हो जाता स्टेटमेंट क्योंकि जो लॉज ओपन है, टाइमिंग 24 अप्रैल 1973 के बाद कोई भी अगर कोई कानून जोड़ा गया है तो वो ओपन टू जुडिशियल रिव्यू है, उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 24 पार्ट, 22 पार्ट, 25 पार्ट और 16 पार्ट। तो यह 22 पार्ट होगा। Which part of the constitution contain provision related to citizenship? तो citizenship से related कौन सा है? Part 2। Which one of the following is not match correctly? तो citizenship part 2 में ये सही है, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में और फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A और स्टेट 6। तो इसमें कौन सा गलत है? सी वाला। फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो 6A में नहीं है। ये देखो पहला क्या होता है, इस मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बारे में दिया गया है, यूनियन एंड स्टेट। दूसरा हो गया ये नागरिकता से रिलेटेड है, सिटीजनशिप से रिलेटेड है। और थर्ड क्या हो गया? थर्ड है फंडामेंटल राइट, ये मौलिक अधिकार से है। फिर फोर्थ में क्या है? डीपीएसपी। फिर फोर्थ के बाद फोर्थ ए आया, उससे किससे रिलेटेड है? फंडामेंटल ड्यूटी। यहाँ पे फंडामेंटल, ये फोर्थ ए में है। अभी फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट किस में लिखा है? आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट लिखा गया। सिटीजनशिप किस में है? पार्ट 2 में है। फंडामेंटल राइट किस में है? पार्ट 3 में। और सेटिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल
ये है 323A और 323B। तो 42nd अमेंडमेंट के जो 42वां संविधान संशोधन था उसके तहत ऐड किया गया था, और ट्रिब्यूनल्स का प्रोविजन किया गया था आर्टिकल 323A और 323B, ये दोनों ऐड किया गया था। Which one among the following is not correctly matched? तो यहाँ पे कौन सा मैच नहीं हुआ है? देखो, सिटीजनशिप किस में है? पार्ट 2 में यूटीज हैं। पार्ट यूटीज तो होंगे 8 में होंगे, तो दूसरा ही नहीं है। जैसे म्यूनिसिपालिटीज, इसमें 9th ए सही है। इलेक्शन ये 15 में, ये भी सही है। और यूटीज पार्ट यहाँ पे लिखा है पार्ट 7th, हुई 8th में है। Which of part of the constitution envisages a 3-tier system of पंचायत? तो ये 9 है। पार्ट 9 में 3-tier सिस्टम मतलब पंचायती राज में तीन, जैसे ग्राम सभा हो गई, फिर उसके बाद लाइक मीडियम मिड पे हो गया, और अर्बन लोकल बॉडी में जैसे यहाँ पे है कि ग्राम मतलब लाइक ब्लॉक होता है। तो नॉर्मली ग्राम सभा होता है, फिर ब्लॉक होता है, फिर जिला परिषद होता है, तो वो 3-tier प्रोविजन किया गया। Which part of and chapter of Indian Constitution deal with legislative relation between union and state? तो ये पार्ट 11th एंड चैप्टर 1। तो पार्ट 11 और चैप्टर 1 डील विद लेजिस्लेटिव विद यूनियन एंड स्टेट। पार्ट 11 of the Indian Constitution deal with relationship between union and state. Which one of the following schedule of the Indian Constitution lists the name of the state and specify their territory? फर्स्ट यूनियन एंड स्टेट ये है, और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट है, और दो से या दो से अधिक स्टेट को मर्ज करके एक स्टेट बनाया जाएगा, उसकी बाउंड्री अल्टर कर सकते हैं। ये सारे जो प्रोविजन है ये पार्ट 1 में आता है। फिफ्थ शेड्यूल द लिस्ट एंड द स्टेट एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया। और सेकंड शेड्यूल में क्या है? द लिस्ट एंड सैलरी एंड ऑफ सैलरीज ऑफ ऑफिशियल होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, जजेस एंड कैग। थर्ड शेड्यूल में फॉर्मेशन ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन। फोर्थ में दिस डिटेल एंड एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा। फोर्थ ये इंपॉर्टेंट है। एक बार जैसे फर्स्ट शेड्यूल में क्या आता है? लिस्ट एंड स्टेट एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया। सेकंड में सैलरी आती है, जो भी हाई पर पोस्ट पे है, पब्लिक ऑफिसर, जजेस, क्या है, इनकी सैलरी का मेंशन है। तीसरे शेड्यूल में क्या है? ओथ क्या है? जैसे लोकसभा के स्पीकर हो गए, जजेस हो गए, जिनके पीएम, इनके ओथ है ना, फॉर्मेशन जो होते हैं, वो थर्ड शेड्यूल में है। फोर्थ में क्या है? एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा है। Which of the following are enshrined in the third schedule of Indian Constitution? Third, formation of third schedule में form of oath of office for minister for union। दूसरा है form of oath to be made by chief minister of Supreme Court। तीसरा है form of oath of office for the president of India। चौथा form of oath to be made by the member of parliament। ये इसमें क्या होगा? सी, 1 2 4। इसमें ये पहला वाला, क्योंकि जैसे ओ थर्ड शेड्यूल में जो ओथ आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद व्हिच फॉर्म ऑफ ओथ और अफर्मेशन टू बी मेड बाय द, इसमें किसका किसका ओथ होता है? मेंबर फॉर द यूनियन, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन ऑफ टू पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का होता है, जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, एंड कैग होते हैं, स्टेट मिनिस्टर का होता है, कैंडिडेट जो होता है इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट का होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, जजेस हाई कोर्ट के जजेस का होता है। द फॉर्म ओथ फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन इन आर्टिकल 60। जो प्रेसिडेंट का होता है वो आर्टिकल 60 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट इन थर्ड शेड्यूल। तो ये इंपॉर्टेंट है, नोटिस करने वाली बात है। लोग मेंशन कर देते हैं, लिख देते हैं कि हाँ प्रेसिडेंट का भी होता है, ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट का ओथ होता है वो 60 में आता है, आर्टिकल 60 में आता है।
और थर्ड शेड्यूल में ये मिनिस्टर्स, MP, MLA, कैग, स्टेट मिनिस्टर, इन सब के और जजेस के ओथ और अफर्मेशन होते हैं। फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब राज्यसभा की सीट कैसे होगा। जैसे हर यहाँ पे जैसे यूपी में 21 है, कहीं 2 है, कहीं 1 है राज्यसभा की सीट, तो ये जो एलोकेशन होगा पॉपुलेशन का कैसा प्रोपोर्शन के हिसाब से जो एलोकेशन होगा राज्यसभा का सीट, ये फोर्थ शेड्यूल में मेंशन है। If a new state of union, Indian Union is to be created, which one of the following schedule of the Constitution must be amended? तो क्या होगा, जब नया स्टेट बनेगा तो कौन सा अमेंडमेंट होगा, कौन सा शेड्यूल? फर्स्ट, फर्स्ट शेड्यूल comprise state and UT, hence it must be amended. It a new state UT is to be created. फिर ये क्वेश्चन है शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फोर्थ शेड्यूल में क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट में जो राज्यसभा में सीट्स एलोकेट होती है वो लिखा है, मेंशन है। सिक्स शेड्यूल में ट्राइबल एरियाज के बारे में है, सिक्स शेड्यूल। और एट्थ शेड्यूल क्या है? एट्थ शेड्यूल में लैंग्वेजेस मेंशन है, तो ये यहाँ होगा। नाइन्थ शेड्यूल में क्या है? लैंड रिफॉर्म, सॉरी हाँ, शेड्यूल ऑफ द अंडर under which schedule of the Constitution of India can be transfer of tribal land into private party for mining to be declared null and void, तो ये फिफ्थ शेड्यूल है। फिफ्थ शेड्यूल में फिफ्थ शेड्यूल में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क डिसीजन था इन समाथा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर डिक्लेयर दैट ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टी फॉर माइनिंग इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर कोई भी प्राइवेट पार्टी, ये कोई भी जो ट्राइबल का लैंड होगा उसको अगर प्राइवेट पार्टी को माइनिंग के लिए जो है अगर ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, वाइड एंड इनऑपरेटिव हो जाएगा। फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ पैसा जो होता है ना उससे शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब, अकॉर्डिंग टू दिस शेड्यूल ट्राइबल लैंड कैन नॉट बी ट्रांसफर टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो जैसे हमने याद किया था कि पैसा, नॉर्मली पैसा जो एक्ट होता है वो 5 पे, मतलब जो फिफ्थ शेड्यूल में, मतलब जो भी स्टेट्स आते हैं उनके लिए एक लॉ बना है, मतलब पैसा को कैसे लॉ इम्प्लीमेंट, तो पैसा 1996 का एक्ट आया, उससे जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उनको